अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और रेड स्पॉट बायोलॉजी में हम टॉपिक नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएशन। ठीक है, जो जेनेटिक्स के चैप्टर से रिलेटेड है। पिछली वीडियो के अंदर हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी तो मैंने वो बंद कर दी थी, मैंने स्टॉप कर दी थी। अब वहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से। ऑल्दो ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है बट थोड़ा सा मैं बता दूं। ये क्वेश्चन है कि इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम मैप्स द एविडेंस इज़ ड्राइव मेनली फ्रॉम। अभी जो क्रोमोसोम मैप्स होते हैं इन्हें जेनेटिक मैप्स भी कहा जाता है। इसके अंदर ये देखते हैं कि किस जीन की लोकेशन जो है वो किस क्रोमोसोम के अंदर किस पॉइंट के ऊपर है। आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके ऊपर जो जीन्स लगी हुई होती हैं वो स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर होती हैं जिन्हें हम जीन लोकस कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि कौन सी जीन जो है वो किस पोजीशन के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर लगी है, कौन सी जीन का लोकस जो है वो क्या है, और इसे जो है वो डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो ये क्रोमोसोम मैप्स कहलाता है। ये इसका जो एविडेंस होता है वो मेनली किस चीज़ से होता है, तो वो क्रॉस ओवर वैल्यू से होता है। ठीक है, क्रॉस ओवर वैल्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कितना कोई जीन जो है वो क्रॉस ओवर करती है। अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ जो कि आपने याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आपको पता है जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर एक कैरेक्टर की जीन्स लगी हुई होती हैं, उनके दरमियान जीन्स के एक्सचेंज को हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कलर को कंट्रोल करने वाली जीन को हम जो है वो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक अलील वो है जो ब्लैक कलर करवाना चाह रही है, उसे हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये डोमिनेंट है। और एक ब्लू कलर करवाना चाह रही है, उसे हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कैपिटल बी यहाँ है, स्मॉल बी यहाँ है। ठीक है, सपोज़ कर लें हम हाइट की बात करते हैं, तो हाइट के अंदर एक टॉल हाइट करवाना चाह रही है, वो डोमिनेंट है, उसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एक डॉर्फ हाइट करवाना चाह रही है, उसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिमिलरली एक और कैरेक्टर ले लेते हैं हम, आई कलर। ठीक है, एक आई कलर जो है वो आपका ब्राउन है, तो उसे हम एक आई कलर सपोज कर लें कि आपका जो है वो ब्लू है, और इस बार ब्लू जो है वो डोमिनेंट है, तो उसे हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जो ब्राउन है सपोज कर लें वो रिसेसिव है, ऑल्दो ऑपोजिट होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ। अब देखिए, जीन्स जो है जो अलील्स है ना वो एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर करती हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान अलील्स जो है ना वो अपनी जगह चेंज करती हैं। तो हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर के बाद जो क्रोमोसोम की हालत हो, अभी क्या है, कैपिटल बी कैपिटल एच कैपिटल बी यहाँ पर है, हो सकता है कैपिटल बी यहीं रहे और इस कैपिटल एच भी यहीं रहे, लेकिन यहाँ पर अब स्मॉल बी आ जाए, ये वाली जो अलील है वोट के यहाँ आ जाए, तो ये क्रॉसिंग ओवर होती है। एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो जीन्स जो होती हैं किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर, अब इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जो 3 जीन्स हैं, जिन 2 जीन्स के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा चांस होता है कि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा कि कैपिटल बी, ये वाले कैपिटल बी, इसको हम B1 कह देते हैं। ठीक है, इसको हम B2 कह देते हैं। कैपिटल B1 जो है और H के दरमियान ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, या कैपिटल B1 और कैपिटल B2 के दरमियान ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी। तो जो जीन जितनी ज़्यादा दूर होती है, जिन दो जीन्स के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है, उनके जो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस होते हैं वो उतना ज़्यादा होते हैं। उनकी जो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी H के कैपिटल H और स्मॉल h का एक्सचेंज होना जो है ना, इसके कम चांसेस है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल B2 और स्मॉल B2 के क्रॉस ओवर होने का। ठीक है, जितना जीन्स के दरमियान इसके रेफरेंस से मैं देख रहा हूँ, तो जो जीन्स जितना क्लोज होती है ना उनके बारे में कहा जाता है कि दे आर मोर लिंक्ड। ठीक है, जैसे कि आपका जो क्लोज फ्रेंड होता है बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको छोड़ के जाए, वैसे तो कट जाता है बहुत बार, बट बहुत कम चांसेस होते हैं। जितना कोई दूर का फ्रेंड होता है, जैसे सिर्फ दुआ सलाम होती है, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपसे दूर चले जाएँ, बट जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके कम चांसेस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो जीन्स बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, जिनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है, उनकी क्रॉस ओवर वैल्यूज़ जो है ना वो कम होती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एक क्वेश्चन अभी आगे आ रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 4 जीन्स हैं और मैं आपको उनकी क्रॉस ओवर वैल्यूज़ दे दूँ और मैं आपसे कहूँ कि इन्हें अरेंज कर दें, तो अगर ABCD 4 जीन्स हैं, ठीक है, और A और D के दरमियान सबसे कम डिस्टेंस है, इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ लगी हुई है। ठीक है, A और C के दरमियान सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, इसका मतलब सपोज़ अगर A यहाँ पर है और A और C के दरमियान सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है तो C यहाँ पर होगा। ठीक है, A और D के दरमियान सबसे कम डिस्टेंस है तो D बिल्कुल करीब होगा, और इसके बाद A और B जो है उनके दरमियान डिस्टेंस है तो B यहाँ होगा। तो क्रॉस ओवर वैल्यूज़ जो है ना, कितना फ्रीक्वेंसी है, कितना जो है वो क्रॉस ओवर की वो है, कितना क्रॉस ओवर के चांसेस होते हैं, इससे आप पता लगाते हैं कि किस जीन की पोजीशन जो है वो क्या हो सकती है, जीन लोकस डिटरमाइन करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ क्रोमोसोम मैप। तो क्रॉस ओवर वैल्यू जो है ना उनसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनसे डिटरमाइन किया जाता है।
Now, the question is a woman who is a carrier of hemophilia. अब हीमोफीलिया के अंदर आपको पता है ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसके अंदर जो फीमेल है उसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं और चूंकि ये एक्स लिंक्ड होता है तो इसकी 3 कंडीशन हो सकती है। या तो किसी फीमेल के पास दोनों नॉर्मल वाली अलील्स होंगी, ठीक है, जो कि हीमोफीलिया नहीं करवाएंगी, या उसके पास दोनों ख़राब वाली अलील्स होंगी यानी हीमोफीलिया करवाने वाली, और या तो उसके पास एक नॉर्मल वाली होगी और एक ख़राब वाली होगी। ये वाली फ़ीमेल है कि जिसे हम कहते हैं कैरियर। इसके पास एक ख़राब अलील तो होती है लेकिन इसके अपने अंदर बीमारी नहीं होती, लेकिन इसके बच्चों में चांसेस होते हैं कि बीमारी चली जाएगी। तो ये वाली फ़ीमेल की बात हो रही है, ठीक है, ये वाली फ़ीमेल। तो वुमेन हु इज़ अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया हैड फिनोटिपिकली नॉर्मल पेरेंट्स। इसके जो बच्चे, इसके जो पेरेंट्स थे ना वो फिनोटिपिकली नॉर्मल थे और ये पॉसिबल भी है। कैसे पॉसिबल है भैया? देखें, इसके पास 2 एक्स है ना, तो एक एक्स इसके पास आएगा फादर से। अब फादर के पास जो एक्स होता है ना वो डिटरमाइन करता है कि वो फादर कैसा होगा। अब चूँकि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है ना, तो फादर के पास नॉर्मल वाला एक्स था और एक वाई था, ठीक है, तो फादर नॉर्मल हो गया। मदर क्यों नॉर्मल थी? क्योंकि मदर के पास एक एक्स तो ये वाला था स्मॉल एच, लेकिन चूँकि हम कह रहे हैं फिनोटिपिकली नॉर्मल थी, उसके अंदर बीमारी नहीं थी, इसका मतलब उसके अंदर एक एच जो है वो नॉर्मल वाला था। खैर, हमें मदर और फादर से कोई लिंक नहीं है, हम बात कर रहे हैं उनकी डॉटर की। तो ये जो वुमेन है इसने अब शादी की है एक ऐसे मैन से जिसके अंदर हीमोफीलिया जीन नहीं है। ऑब्वियसली मर्द के पास एक ही जीन होती है, मर्द के पास एक ही जो है वो जीन होती है, 2 नहीं होती हीमोफीलिया को कंट्रोल करने वाली, और वो एक्स पे होती है। चूँकि इसके पास नॉर्मल वाली है, इसके पास रिसेसिव वाली नहीं है, यानी ये नॉर्मल है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब ये जो है वो जीनोटाइप बन रहा है। अब ये पेरेंट हो गए, तो वुमेन जो है वो कैरियर है और जो वो है हस्बैंड जो है ना उसका वो नॉर्मल है, ठीक है। तो क्या सीन बन रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, अब क्या है भाई? हर फादर मस्ट हैव बीन अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो खातून है इनके फादर जो है ना वो कैरियर होंगे। ये बताया नहीं इन्होंने जीनोटाइप, उन्होंने कहा बस दिखने में नॉर्मल है, ये तो हमने निकाला है ना जीनोटाइप। तो पहले ये गलत हो जाती है स्टेटमेंट। उसका रीज़न ये है कि फादर कभी भी कैरियर नहीं हो सकता, मेल जो है ना वो कैरियर नहीं हो सकता, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स है, 2 एक्स है ही नहीं। तो इसके पास 2 डिफरेंट तरह की अलील्स हो ही नहीं सकती, तो मेल कैरियर नहीं हो सकता। तो ये वाला आंसर गलत हो गया। हर मदर ऑल्सो पजेस द जीन। कौन सी जीन भाई? अब ये अभी हम देखते हैं। ऑल ऑफ हर सन्स विल बी हीमोफिलिक। देखें भाई, इसके जब बच्चे होंगे ना, जब भी मदर कैरियर होती है, जब भी कोई फीमेल कैरियर होती है, तो उसके आधे लड़के जो है ना, सन की बात हो रही है, आधे लड़के नॉर्मल आते हैं, आधे लड़के जो है वो डिजीज़ वाले आते हैं। यहाँ पर लिखा है सारे के सारे सन जो है ना वो डिजीज़ होंगे, ये गलत है, ठीक है। ऑल ऑफ हर डॉटर्स विल कैरी द रिसेसिव जीन, बिल्कुल गलत है। जो डॉटर्स बनेंगी ना, उन डॉटर्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम आएंगे, एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, ठीक है। मदर के पास चूँकि 2 तरह की अलील्स हैं, तो एक डॉटर को वो ये पास करेगी, एक डॉटर को वो ये पास करेगी। तो सारी डॉटर के पास रिसेसिव अलील नहीं जाएंगी, कुछ के पास डोमिनेंट अलील जाएंगी, कुछ के पास रिसेसिव। क्या बच गई भाई? अब ये वाली स्टेटमेंट बच गई कि हर मदर ऑल्सो पसेस द जीन। कौन सी जीन? हीमोफीलिया वाली जीन। तो हमने इनकी मदर का जो वो निकाला था जीनोटाइप, तो वो ये आया था। तो हमने देखा था कि मदर भी कैरियर थी, तो यस, मदर के पास भी हीमोफीलिया की जीन मौजूद थी। ऑल्दो मदर जो है वो फिनोटिपिकली नॉर्मल थी, दिखने में नॉर्मल थी, लेकिन कैरियर वही होती है जो दिखने में नॉर्मल होती है, जिनके अपने अंदर बीमारी नहीं होती, लेकिन उनके पास ये वाली जीन मौजूद होती है, ये वाली अलील मौजूद होती है, और उनके बच्चों के अंदर हमें ये बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ लिंकेज ग्रुप इज़ कंपोज्ड ऑफ जीन्स, ठीक है जी। देखिए भाई, लिंकेज क्या होती है? नॉर्मली आपको उसने बताया था, मेंडल ने बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, कि जीन्स जो है ना वो आज़ादी से इंडिपेंडेंट नहीं, एक प्रोसेस होता है मियोसिस के अंदर जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसके अंदर होता यह है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स लगी हुई होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर ABCD लगी हुई हैं, तो इनमें से कोई जीन जो है ना वो मूव करके चली जाती है अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। मैंने अभी बताया कि 2 जीन्स के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उनमें उतने ज़्यादा जो है वो क्रॉसिंग ओवर वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर फ्रिक्वेंसीज़ जो है ना वो मौजूद होती हैं। अब कुछ जीन्स जो है ना वो ऐसी होती हैं जो हमेशा आपस में साथ रहती हैं। फॉर एग्जांपल A और B बहुत क्लोज है ना, तो ज़्यादातर वक्त जो है ना जहाँ जहाँ A जाएगा कैपिटल A, वहाँ वहाँ कैपिटल B जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b है, जहाँ जहाँ स्मॉल a जाएगा वहाँ वहाँ स्मॉल b जाएगा। तो हम ऐसे जीन्स को, ज़्यादातर जीन्स जो कि एक गुच्छे में मूव करती हैं, हमेशा साथ मूव करती हैं, एक ग्रुप बनाकर मूव करती हैं, तो ये लिंकेज ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो लिंकेज ग्रुप वो जीन्स होती हैं जो बेसिकली सेम क्रोमोसोम के ऊपर लगी होती हैं। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स लगी हुई है जो साथ साथ मूव करेंगी वो बेसिकली कहलाती
आता है लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो दे आर इन द सेम न्यूक्लियस, नहीं, सारी की सारी जीन्स जो है ना सारे के सारे क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं। दे एसोसिएट ड्यूरिंग प्रोफेज 1, इसका कोई लिंक नहीं है। अफेक्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल नहीं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की जीन्स होती हैं बट दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दे टेंड टू रिमेन टुगेदर। जब भी ये वाला जो क्रोमोसोम है जब वो गैमेट में जाएगा ना, ये गैमेट है, ये स्पर्म बन रहा है सपोज, तो ये वाली जीन्स 3 जीन्स सपोज कर ले साथ जा रही हैं, डी वाली उधर चली गई, तो ये 3 जो है ना ये लिंकेज ग्रुप बनाएंगी, ये सेम क्रोमोसोम के ऊपर है और ये साथ ट्रैवल कर रही हैं। ये वो क्वेश्चन आ गया कि जिसके अंदर इन्होंने जीन फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, क्रॉस ओवर वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपसे कहा है भाई आप क्रोमोसोम मैप बना के बता दें, मुझे बता दें कि भाई ये जो जीन्स है ना ये क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। तो क्वेश्चन क्या है भाई, जीन्स P, Q, R एंड S दे अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है भाई। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन प्रोड्यूस द फॉलोइंग क्रॉस ओवर वैल्यूज़ बिटवीन पेयर ऑफ जीन्स। P और R के दरमियान जो क्रॉस ओवर वैल्यूज़ हैं वो 34% है, ठीक है, यानी जो रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं 34% रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं। देखिए कैसे पता लगेगा, तो फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ये जीन्स लगी हुई हैं, ठीक है, P और P, Q, R, S, ठीक है, सपोज कर ले, ऐसा सीक्वेंस नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये इसका दूसरा क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम जिसके ऊपर स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r और स्मॉल s लगा हुआ है। अब मान लें कि ये जो P वाली जीन्स है ना ये कंट्रोल कर रही हैं सपोज हाइट को, ठीक है, तो कैपिटल P करवा रही है टॉल और स्मॉल p करवा रही है डॉर्फ, और जो Q वाली है ना वो कंट्रोल कर रही है किसे, माने वो कंट्रोल कर रही है हेयर कलर को, ठीक है। तो Q जो है ना वो ब्लैक हेयर कलर है कैपिटल Q, और स्मॉल q जो है वो मान लें कि वो है गोल्डन हेयर कलर है, ठीक है। अब देखें जो क्रोमोसोम, अगर ये वाला क्रोमोसोम ऐसे ही चला जाएगा ना गैमेट्स के अंदर बिना क्रॉसिंग ओवर के, तो इससे जो बच्चा पैदा होगा उसमें चांसेस हैं कि उसकी जो हाइट है वो टॉल हो और उसका जो वो है हेयर कलर है वो ब्लैक हो, और इस क्रोमोसोम से जो बच्चा बनेगा उसका जो हाइट होगी वो डॉर्फ होगी और उसका जो कलर होगा वो गोल्डन होगा, राइट। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो अब बनेगा ऐसा बच्चा जो कि रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब उस सपोज कर लें कि Q जो है ना इधर चला जाए और ये वाला Q इधर चला जाए, तो अब इस क्रोमोसोम से जो बच्चा बनेगा वो टॉल के साथ साथ गोल्डन हेयर कलर वाला होगा। ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, इनसे हमें पता लगता है कि कितनी हद तक क्रॉसिंग ओवर हो रही है। जितना हद तक रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं उतना हद तक जो हमें पता लगता है कि कितनी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट्स से अंदाज़ा होता है, रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं मिक्सचर को, तो ये मिक्सचर बना, ठीक है। इसका मतलब P और Q जो है ना वो साथ नहीं रहे, जो टॉल हाइट है और जो ब्लैक हेयर कलर है ये दोनों कैरेक्टर लिंक्ड नहीं रहे बल्कि इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गई है। तो P और R जो दो जीन्स हैं उनकी क्रॉस ओवर वैल्यूज़ दी हुई हैं 34%, P और Q जो है ना इनकी क्रॉस ओवर वैल्यूज़ हैं 59%, P R और S जो है उनकी 12% और S और Q जो है ना वो 37%। अब देखिए P एंड Q की सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब P और Q के दरमियान सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद P और R है, सेकेंड नंबर पे अगर आप देखें तो 37% बनता है। 37% किसके दरमियान दिया हुआ है, S और Q के दरमियान दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि P और Q के दरमियान सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, Q और S के दरमियान उसके बाद डिस्टेंस है। इसका मतलब S मेरा ख्याल में यहाँ आएगा, जब भी S और Q के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस बनेगा, थोड़ा सा दूर बना देते हैं, S और Q के दरमियान ज़्यादा डिस्टेंस बनेगा। अगर ये डिस्टेंस जो है वो 59 है तो ये डिस्टेंस तकरीबन 37 बनेगा, ठीक है। P और R के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 34 डिस्टेंस है, जबकि R और S के दरमियान अगर आप देखें तो 12%। इसका मतलब R और S बहुत क्लोज है तो S के बराबर में R है, और आप देखें P और R के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 34%, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना वो सीक्वेंस है जीन्स का, यानी क्रोमोसोम को अगर आप उठा के देखें इस तरह से तो पहले P मिलेगा आपको, फिर S है, फिर R है, फिर Q है। तो P के बाद S यहाँ नहीं है, यहाँ पे P पहले नहीं है, यहाँ पे भी P पहले नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा ये ऑप्शंस पहले आ गए। ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस अकर्स इन ह्यूमन। ये एक केमिकल रिएक्शन की सीरीज़ है कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है दैट इज़ नोन एज फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन जो है ना उसे एक एंजाइम कन्वर्ट करता है किसमें, टायरोसिन के अंदर, और टायरोसिन को जो है ना एंजाइम कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो X और Y जो है ना ये एंजाइम्स हैं। अब इन्होंने बताया भाई फिनाइल कीटोन यूरिया जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एंजाइम डेफिशिएंसी से होती है। कौन से एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि एंजाइम यहाँ पे काम करता है।
फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, खैर एंजाइम का नाम छोड़ें, जो एंजाइम फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, अगर वो ना हो तो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हो सकेगा टायरोसिन में, और ये फिनाइल एलेनिन जो है ना ये दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा और बॉडी में जमा होने लगेगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन यूरिया। और एक बीमारी होती है एल्केप्टोन यूरिया, और वो क्यों हो रहा है, यहाँ पर जो एंजाइम है जो कि टायरोसिन को आगे मेटाबोलाइज कर रहा है, यहाँ पर एंजाइम डेफिशिएंसी अगर हो जाए, ये एंजाइम अगर ना हो तो जो यूरिन है उसके अंदर, जो ब्लड है उसके अंदर एल्केप्टोन एक वो होता है, सब्सटेंस होता है जिसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो ब्लड के अंदर एल्केप्टोन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, फिर ये एल्केप्टोन यूरिन के अंदर जाता है, और यूरिन के अंदर जाने के बाद जब ये ऐसा यूरिन जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एल्केप्टोन हो, जब वो एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक हो जाता है, ठीक है, तो ब्लैक यूरिन इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। अब इन्होंने बताया कि दोनों कंडीशंस रेयर हैं, यानी बहुत कम देखी जाती हैं, एंड दे आर कॉज्ड बाय रिसेसिव अलील्स। इसका मतलब ये है कि ये बीमारी तब होगी जब दोनों पेरेंट्स से ये वाली अलील, रिसेसिव अलील जो है वो किसी शख्स के अंदर आएगी, तब जाकर। तो पहली बात, अगर ये रेयर है तो ऐसा रेयरली होगा कि दो ऐसे लोगों की शादी होगी जिनको ये बीमारी हो, और जब ये इन दोनों लोगों की शादी होगी तब ये प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलेगी कि उनके बच्चों के अंदर ये इस अलील के आने के चांसेस जो हैं वो 100% होंगे। या जो जो हीट्रोजाइगोट हैं, ऐसा भी रेयरली पॉसिबल है कि दो हीट्रोजाइगस जो हैं उनकी शादी हो और उनके अंदर से 3:1 का जो है वो चांस बने कि एक एक अलील जो है ना वो दोनों की तरफ से आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फिनाइल कीटोन यूरिया की, तो कैपिटल पी से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं नॉर्मल को, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ख़राब वाली अलील को। तो ये एक हीट्रोजाइगस है और ये दूसरा हीट्रोजाइगस है, तो जब इन दोनों के पास से ये वाली अलील आएगी स्मॉल पी, तब जाके फिनाइल कीटोन यूरिया होगा। तो रेयर है, तो बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इन्होंने कहा है अ पर्सन विद PKU मैरीज अ पर्सन विद AKU विच फिनोटाइप्स वुड बी एक्सपेक्टेड फॉर देयर चिल्ड्रन। तो अब ये दोनों जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। अब इन्होंने क्या कहा है भाई, सारे के सारे AKU के पेशेंट होंगे यानी एल्केप्टोन यूरिया के होंगे? बिल्कुल नहीं, सारे के सारे नहीं हो सकते, ठीक है। सारे के सारे PKU के होंगे? बिल्कुल नहीं। सारे के सारे पेशेंट्स होंगे आधे PKU के आधे AKU के? बिल्कुल नहीं। देखिए रेयर प्रॉब्लम है तो बहुत रेयर चांस है कि दोनों के पास से जो है देखें इसके पास से तो आ जाएगी, कहाँ गया। अगर एक फिनाइल कीटोन यूरिया की पेशेंट है, एक पेरेंट जो है फिनाइल कीटोन यूरिया का, तो यहाँ से फिनाइल कीटोन यूरिया वाली आएगी, दूसरी तरफ से हो सकता है नॉर्मल आ जाए, तो बहुत कम चांस है कि बच्चे को फिनाइल कीटोन यूरिया। सिमिलरली अगर एक को एल्केप्टोन यूरिया दूसरे को नहीं है, तो यहाँ से रिसेसिव अलील आ जाएगी। यहाँ से बहुत कम चांसेस हैं कि रिसेसिव अलील आए, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर हो ही नहीं, ये हीट्रोजाइगस हो ही नहीं, ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन हो, तो बहुत कम चांस है। तो ज़्यादातर चांस है कि दोनों जो सारे बच्चे जो है ना वो नॉर्मल होंगे। अच्छा भाई, कैट्स के अंदर ये क्वेश्चन पास्ट पेपर के अंदर भी आ चुका है एग्जैक्टली। द जीन्स कंट्रोलिंग कोड कलर दे आर कोडोमिनेंट। और देखिए मैंने बताया था कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, एंड दे आर कैरीड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक तो ये कोडोमिनेंट है और ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। नाउ व्हेन अ ब्लैक फीमेल वाज मेटेड विद अ जिंजर मेल, द रिजल्टिंग लिटर कंसिस्टेड ऑफ ब्लैक मेल एंड टॉर्टोइस शेल फीमेल किटन्स। Now what phenotypic ratio would be expected in the F2 generation? नहीं, मेरे ख्याल में ये सेक्स लिंक नहीं आया था, ये ऑटोसोमल आया था, पता नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने ये ऑप्शंस जो है ना ये देखे हुए हैं। चलो भाई इसका क्रॉस देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये कोडोमिनेंट है, तो इनके लिए जो है वो कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि दोनों कैपिटल अल्फ़ाबेट और अलग अलग इस्तेमाल होंगे। एंड नंबर 2 ये एक्स क्रोमोसोम पर लगी हुई है, ठीक है। तो फीमेल के पास जो है ये 2 अलील्स होंगी और मेल के पास सिर्फ इनमें से कोई एक होगी। तो कौन था भाई, ब्लैक फीमेल थी, ठीक है। तो फीमेल के लिए आ गया XX और ब्लैक के लिए हम कैपिटल B इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके पास दोनों कैपिटल B हैं। इसको क्रॉस करवाया गया किसके साथ, जिंजर मेल के साथ, ठीक है। तो मेल के पास X और Y होता है और जिंजर के लिए हम कैपिटल G इस्तेमाल कर लेते हैं। गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। गैमेट्स बनने के बाद जो बेबी बनेंगे, ये X जब इसके साथ जाएगा तो बनेगा XBXG, ठीक है। ये जब इसके साथ जाएगा तो बनेगा XBY। ये जब इसके साथ जाएगा तो फिर सेम बनेगा, और ये जब इसके साथ जाएगा तो फिर सेम बनेगा। तो हम बार बार नहीं लिख रहे। तो F1 जनरेशन के अंदर उन्होंने पहले भी बताया था कि कौन प्रोड्यूस हुए थे लेटर के अंदर, ब्लैक मेल था, ये ब्लैक है, ठीक है, और टॉर्टोइस शेल फीमेल किटन थी, ठीक है। ये टॉर्टोइस जो है ना ये इनके दरमियान का कोई फीचर आ गया है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने आपस में क्रॉस करवाया, तो उनसे उन्होंने पूछा F2 जनरेशन के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा। तो हम डायरेक्टली क्रॉस बना देते हैं। एक तरफ फीमेल के गैमेट्स ले लेते हैं X कैपिटल B X कैपिटल G, और एक तरफ मेल के गैमेट्स ले लेते हैं X कैपिटल B और Y, ठीक है। ये वाला X इस वाले X से मिलेगा तो फीमेल बनेगी जो कि ब्लैक होगी, ये इससे मिलेगा तो फीमेल बनेगी जो कि टॉर्टोइस शेल होगी, ठीक है। ये इससे मिलेगा तो मेल बनेगा जो कि ब्लैक होगा।
और ये इससे मिलेगा तो मेल बनेगा जो कि जिंजर होगा। तो 4 तरह के हमें 4 वैरायटीज़ मिल रही हैं और इनका रेशियो जो आ रहा है वो 1:1:1:1 है। तो एक ब्लैक मेल, एक जिंजर मेल, 2 टॉर्टॉइज़ नहीं है, एक ब्लैक मेल, एक जिंजर मेल, एक टॉर्टॉइज़, एक ब्लैक फीमेल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी सब में कहीं ना कहीं, अच्छा नहीं, एक और है, ये वाला आंसर नहीं है। इसमें क्या है भाई, एक ब्लैक मेल बिल्कुल मिल रहा है ब्लैक मेल, एक जिंजर मेल बिल्कुल मिल रहा है जिंजर मेल, एक टॉर्टॉइज शेल फीमेल और एक ब्लैक फीमेल। हाँ ये सही है। इसमें क्या चेंज है भाई, ब्लैक मेल है, टॉर्टॉइज शेल मेल नहीं मिल रहा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। ये 2 ऑप्शन जो है ना इन्होंने सेम रेशो वाले दिए हुए, लेकिन आपको गौर से देखना है कि कौन कौन सी वैरायटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था। नाउ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज़ अ सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन इन मैन। हमें पता है ये बात। अ मैन विद नॉर्मल विजन, ठीक है, मैन की नॉर्मल विजन है ना, तो आपको लाजमी पता होगा कि इसके पास हीमोफीलिया वाली अलील नहीं है, क्योंकि मैन का सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर वो नॉर्मल है तो मैन नॉर्मल, अगर वो हीमोफिलिक कह रहा हूँ, कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो सी से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर वो उसके पास कलर ब्लाइंडनेस वाली होगी तो वो कलर ब्लाइंड होगा। तो मैन जब नॉर्मल कहते हैं ना, इसका मतलब ये नॉर्मल है। और इसकी कलर ब्लाइंड वाइफ है। वाइफ कलर ब्लाइंड सिर्फ तभी हो सकती है जब उसके पास दोनों कलर ब्लाइंड वाली हों। दे वुड एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस। अब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? नंबर 1 इन्होंने दिया हुआ है कलर ब्लाइंड सन्स एंड डॉटर्स विद नॉर्मल विजन ओनली। अच्छा, सन जो है ये कह रहे हैं कलर ब्लाइंड होंगे, सारे के सारे सन कलर ब्लाइंड होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। उसका रीज़न ये है कि जब मदर कलर ब्लाइंड होती है, देखिए फादर के पास से क्या आता है, वाई, एक्स जो आता है वो मदर के पास से होता है। तो जो कि मदर के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो कलर ब्लाइंड वाले हैं, तो सारे के सारे सन कलर ब्लाइंड होंगे। तो ये बात यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। आगे क्या लिखा है, डॉटर्स विथ नॉर्मल विजन ओनली। अच्छा, डॉटर होने के लिए 2 एक्स चाहिए, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। चूँकि फादर से नॉर्मल वाला आ रहा है तो ये सारी की सारी कैरियर होंगी, यानी इनका विजन नॉर्मल होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ क्या लिखा है, सन विद नॉर्मल विजन। हो ही नहीं सकता, जब मदर कलर ब्लाइंड होगी तो सारे के सारे लड़के कलर ब्लाइंड होंगे। कलर ब्लाइंड सन, कलर ब्लाइंड डॉटर, कोई डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं आएगी, सारी की सारी कैरियर्स आएंगी। सन विद नॉर्मल विजन, सन नॉर्मल विजन नहीं आएंगे। ठीक है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ये मैंने पहले भी समझाया है। एक वेरिएशंस वो होती हैं जो कंटिन्यूस होती हैं, यानी जिसके अंदर आपको जो वैरायटी मिल रही होती है ना, वो आपको समझ लें परसेंटेज वाइज मिल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स के अंदर 100% कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका स्किन कलर जो है वो बहुत डार्क होगा। किसी में अगर 90% हो रहा है तो उसका थोड़ा लाइट होगा। किसी के अंदर 80% हो रहा है तो उसका और लाइट होगा। 70% हो रहा है तो और लाइट कलर होगा। तो ये क्या मिल रहा है आपको, ये लिंक्ड है। ठीक है, ये एक ही उसकी वैरायटी मिल रही है जो कि कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। सिमिलरली हाइट के अंदर अगर देखें, बहुत ज़्यादा अगर हाइट वाला जो फैक्टर है वो प्रोड्यूस हो रहा है तो 100% हाइट हो गई। ठीक है, 90% प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे छोटी हाइट हो गई, 80% प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे, तो आपको बहुत सारी वैराइटीज़ मिलती हैं। दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएशन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि किसी प्लांट के अंदर जो फ्लावर कलर है वो या तो रेड है या वो पर्पल है, अब रेड और पर्पल के दरमियान कोई लिंक नहीं है। ठीक है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। बॉडी मास जो है ना, बॉडी का मास कितना होगा, ये कंटिन्यूस वेरिएशन है। ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप के लोग नज़र आते हैं। किसी का वेट जो है वो 60 है, किसी का जो है वो 59 है, 58 है, 56 है, 55 है। तो कितनी वेरिएशन आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूस वेरिएशन है, ये आंसर नहीं है। हाइट अगेन कंटिन्यूस वेरिएशन है। इंटेलिजेंस अगेन कंटिन्यूस वेरिएशन है। कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ऐसा नहीं है कि 2 वैराइटीज़ मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मेरी तरह या बहुत ज़्यादा डम आपकी तरह, तो ऐसे लोग नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, ब्लड ग्रुप एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती है। ठीक है, ए बी, ठीक है, इनके अंदर कोई वो नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप, कोई लिंकेज नहीं है इनके अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। नाउ अ वुमेन विद नॉर्मल कलर विजन, ठीक है, जब वुमेन की नॉर्मल कलर विजन होती है तो ये 2 कंडीशंस के अंदर हो सकती है। या तो उसके पास दोनों अलील्स नॉर्मल होंगी या उसके पास एक नॉर्मल और एक कलर ब्लाइंडनेस वाली होगी, लेकिन उसके अपने अंदर फीचर्स नहीं आएंगे। तो अभी हमें नहीं पता ये क्या है। हुज फादर वॉज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। अब देखिए यहाँ से इन्होंने हिंट दे दिया। अगर एक फीमेल है, इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो एक तो आएगा फादर से। इसका फादर कैसा था, इसका फादर कलर ब्लाइंड था। फादर के पास चूँकि सिर्फ एक एक्स होता है, तो इसके पास जब कलर ब्लाइंड वाला होगा तो इसके पास लाजिम है कलर ब्लाइंड वाला होगा, जब भी वो कलर ब्लाइंड था। तो फादर के पास से इसके पास जो एक्स आया ना वो स्मॉल सी है, यानी कलर ब्लाइंडनेस वाला है। और चूँकि ये खुद नॉर्मल है, इसका मतलब इसके पास जो दूसरा है वो कैपिटल सी होगा। इसका मतलब हमें इसका जीनोटाइप पता लग गया, ये फीमेल कैसी है, ये कैरियर है। अब इसने शादी की है एक ऐसे शख्स से जो कलर ब्लाइंड है, यानी उसके पास स्मॉल सी वाला एक्स मौजूद है। ठीक है, अब इन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, जो पहला बच्चा होगा उसके कितने % चांसेस है कि वो कलर ब्लाइंड पैदा होगा। तो क्रॉस बना लें सिंपल सा। ठीक है, कहाँ गया भाई,
हाँ, क्रॉस बना लें सिंपल सा। एक तरफ आप फीमेल के गैमेट्स ले लें, ये फीमेल के गैमेट्स हैं एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। एक तरफ मेल के गैमेट ले लें एक्स स्मॉल सी वाई। जब ये दोनों मिलेंगे तो हम देखें मेल फीमेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कितने बच्चों के अंदर चांसेस हैं कि वो कलर ब्लाइंड होंगे। ये कैरियर है, कैरियर कलर ब्लाइंड नहीं होता तो ये नहीं है। अच्छा, ये जब इससे मिलेगा एक्स कैपिटल सी वाई, ये भी कलर ब्लाइंड नहीं है, ये नॉर्मल होगा। ये जब इससे मिलेगा तो ये फीमेल बनेगी जो कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है। तो ये एक आ गया, एक बच्चा आ गया, और ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये मेल बनेगा, ये भी कलर ब्लाइंड होगा। तो 4 में से 2 आ रहे हैं, 2 का मतलब 4 अगर 100% है तो 2 का मतलब होगा 50%, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर परसेंटेज हटा देंगे अगर आप, तो ये बन जाएगा 0.50। तो 0.50 जो है ये प्रोबेबिलिटी है, इतना परसेंट जो है वो चांस है कि जो पहला बच्चा होगा, क्योंकि 4 में से कोई भी हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि पहले ये वाला बच्चा होगा फिर ये वाला बच्चा होगा, इनमें से कोई भी बच्चा पैदा हो सकता है, ठीक है। तो 50% चांस है कि जो बच्चा है वो कलर ब्लाइंडनेस के साथ पैदा हो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अगेन ये वही है कि जिसके अंदर मल्टीपल जीन्स, अलील नहीं, मल्टीपल जीन्स जो है ना वो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं। तो पीछे जो आपने एग्जाम्पल पढ़ी थी इंटेलिजेंस की या हाइट की एग्जाम्पल पढ़ी थी या स्किन कलर की एग्जाम्पल होती है, ये सारे के सारे जो हैं ये पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स हैं, और इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हाइट की बात करें तो 6 फीट भी है, 5'9" भी है, 5'6" भी है, 5'8" भी है, 5'7" भी है, 5'6" भी है, 5'4" भी है, इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको नज़र आ रही है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है ना, इसकी वजह से क्या आती है, इसकी वजह से जो वेरिएशन आती है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन।